Hi friends, my name is Shakti Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Classic Classroom. It is our second video on the topic of parts of speech. We will discuss the rest of parts of speech in this video. The first part of speech we will discuss in this video is preposition. What is a preposition? एक preposition क्या होती है? चलिए देखते हैं। A preposition is a word which relates a noun and pronoun with something else in the sentence. एक preposition एक ऐसा शब्द होती है जो अपने बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन वाक्य में आए किसी दूसरे शब्द के साथ बनाती है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं और अपने बाद आने वाले ऑब्जेक्ट का रिलेशन प्रीपोजिशन वाक्य में जिस वर्ड के साथ बनाती है वो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एटसेट्रा हो सकते हैं। चलिए इन्हीं बातों को हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए हमने यहाँ कुछ वाक्य लिए हैं। देयर इज ए काउ इन द गार्डन, कि बगीचे में एक गाय है। यहाँ इन एक प्रीपोजिशन है और इनके बाद आने वाला जो वर्ड है गार्डन वो एक नाउन है। और जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि इनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो गार्डन वर्ड इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर इन प्रीपोजिशन गार्डन का रिलेशन काउ के साथ बता रही है कि देयर इज ए काउ इन द गार्डन, कि बगीचे में एक गाय है। तो गाय कहाँ पर है? बगीचे में। यह बताया जा रहा है इन प्रीपोजिशन के द्वारा और यह गार्डन और काउ वर्ड को यह बात बताने के लिए आपस में रिलेट कर रही है। इसी तरह हमारे दूसरे वाक्य में शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, कि वह म्यूजिक की शौकीन है। यहाँ ऑफ एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद आने वाला वर्ड म्यूजिक एक नाउन है और हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं और यह ऑफ प्रीपोजिशन म्यूजिक वर्ड का रिलेशन बना रही है फॉन्ट के साथ। पहले वाक्य में काउ एक नाउन है और दूसरे वाक्य में फॉन्ट एक एडजेक्टिव है। इसी तरह हमारा तीसरा वाक्य है थीफ जंप्ड ओवर द वॉल, कि चोर दीवार पर से कूदा। तो ओवर यहाँ एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद आने वाली जो वर्ड है वॉल वो एक नाउन है जो कि इस प्रीपोजिशन ओवर का ऑब्जेक्ट है और ओवर प्रीपोजिशन वॉल का रिलेशन बना रही है वर्ब जंप्ड के साथ। वर्ब इसी तरह हमारा चौथा जो सेंटेंस है वो है राहुल लाफ्ड एट हिम,
कि राहुल उस पर हंसा। एट यहाँ प्रीपोजिशन है। इसके बाद आने वाला जो वर्ड है वो एक प्रोनाउन है, जो कि एट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और यह एट प्रीपोजिशन हिम वर्ड का रिलेशन बना रही है लाफ्ट वर्ब के साथ। तो दोस्तों, हमने देखा कि जो प्रीपोजिशन होती हैं वो अपने बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन वाक्य में आए हुए किसी और वर्ड के साथ बनाती हैं। जिस वर्ड के साथ प्रीपोजिशन अपने बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बनाती है वो वर्ड नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एटसेट्रा हो सकता है। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्रीपोजिशन क्या होती है और वह कैसे कार्य करती है। चलिए दोस्तों, अब जिस पार्ट ऑफ स्पीच को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होती है? व्हाट इज ए कंजंक्शन? ए कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो कि वाक्यों में शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। चलिए अब इसी बात को हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे हमने यहाँ कुछ वाक्य लिए हैं। हमारा पहला वाक्य है राम एंड हरी आर कजन्स, कि राम और हरी चचेरे भाई हैं। तो आप देखेंगे कि एंड एक कंजंक्शन है और यह दो वर्ड्स यानी दो शब्दों राम एंड हरी को जोड़ने का काम कर रही है, कि राम एंड हरी आर कजन्स, कि राम और हरी चचेरे भाई हैं। इसी तरह हमारे दूसरे सेंटेंस में ही प्लेज हॉकी और फुटबॉल, कि या तो वह हॉकी खेलता है या फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पर और एक कंजंक्शन है और यह दो वर्ड्स फुटबॉल और हॉकी को जोड़ने का काम कर रही है। इसी तरह हमारा जो तीसरा सेंटेंस है आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, कि मैं बहुत तेज दौड़ा परंतु ट्रेन निकल गई, मतलब कि गाड़ी छूट गई। तो यहाँ पर जो बट कंजंक्शन है यह दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रही है। अब वो दो वाक्य कौन कौन से हैं? वो दो वाक्य हैं आई रैन फास्ट I missed the train. मैं तेज दौड़ा परंतु मैं ट्रेन नहीं पकड़ सका, या ट्रेन निकल गई या ट्रेन छूट गई, हम कुछ भी कह सकते हैं। I missed the train। तो दोस्तों यहाँ पर हमने दो वाक्यों को बट कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा है, क्योंकि दौड़ने वाला और जिसकी ट्रेन निकल गई, जो ट्रेन को नहीं पकड़ सका, वो एक ही है, एक ही व्यक्ति है। तो इसलिए जो बट कंजंक्शन के बाद हमने वाक्य जोड़ा है
उसमें हमने सब्जेक्ट को दोबारा नहीं लिखा, क्योंकि यह वाक्य में जो आई सब्जेक्ट आया है पहले, उसी को लेके चल रहा है। तो दोस्तों हमने देखा कि तीसरे सेंटेंस में हमने दो अलग अलग वाक्य आई रैन फास्ट, आई मिस्ड द ट्रेन को बट कंजंक्शन के द्वारा जोड़कर एक वाक्य बना दिया है। तो दोस्तों यहाँ से हमें समझ में आया कि जो कंजंक्शन होती हैं वो वाक्य में दो शब्दों या दो अलग अलग वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने का काम करती हैं। हाय फ्रेंड्स, अब हम जिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है इंटरजेक्शन। व्हाट इज एन इंटरजेक्शन? चलिए देखते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड which expresses some sudden feeling। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड या शब्द होता है जो हमारे अंदर अचानक से उत्पन्न हुई किसी फीलिंग को दर्शाता है। सडन फीलिंग, वो भावना जो अचानक से निकल कर आती है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो किसी भी काम को हम प्रोत्साहित करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को का मतलब प्रशंसा करने के लिए हम कहते हैं शाबाश। इसी तरह कई बार हम किसी को देखते हैं, कहते हैं वाह, आज तो तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या? तो वाह, यहाँ जो वर्ड वाह है ये हमारे अंदर से निकली हुई फीलिंग को दर्शाता है कि हम किसी की सुंदरता को देख के मतलब सरप्राइज हैं। तो दोस्तों ये जो शाबाश, अरे वाह, वाह जैसे वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, यही इंटरजेक्शन का काम करते हैं या यही वर्ड्स इंटरजेक्शन कहलाते हैं। चलिए इन्हें हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। हमने यहाँ एग्जाम्पल्स के तौर पर कुछ वाक्य लिए हैं। हमारा पहला वाक्य है हर्रा, वी हैव वॉन द गेम। हर्रा, हम मैच जीत चुके हैं। यहाँ जो हर्रा वर्ड है ये यहाँ पर इंटरजेक्शन का काम कर रहा है। और जॉय या हैप्पीनेस को दर्शा रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो है alas, she is dead। बड़े दुख की बात है कि वो मृत हैं या गुजर गई हैं, या मतलब वो स्वर्गवासी हो गई है। तो यहाँ पर जो वर्ड है alas, ये जो वर्ड है ये सैडनेस, अनहैप्पीनेस को दर्शा रहा है। इसी तरह हमारा जो तीसरा सेंटेंस है वो है वेल डन, यू प्लेड वेल। शाबाश, तुम बहुत अच्छा खेले। यहाँ पर जो वेल डन वर्ड है ये इंटरजेक्शन का काम कर रहा है और ये किसी की प्रेज यानी कि तारीफ करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जब हमें किसी का काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, या किसी के काम को देख के हम प्रसन्न होते हैं तो हम खुशी से ऐसे वर्ड, इस वर्ड का यूज करते हैं कि वेल डन, यू प्लेड वेल।
कि बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा खेले हो, शाबाश तुम बहुत अच्छा खेले हो। तो दोस्तों हमने देखा कि पहले सेंटेंस में हर्रा जो वर्ड है ये इंटरजेक्शन का काम कर रहा है और ये हमारे अंदर की जॉय और हैप्पीनेस मतलब खुशी की भावना को दर्शा रहा है। दूसरे वाक्य में जो एलाइस वर्ड है ये इंटरजेक्शन का काम कर रहा है और हमारे अंदर की सैडनेस या अनहैप्पीनेस की फीलिंग को दर्शा रहा है। इसी तरह तीसरे वाक्य में वेल डन जो वर्ड है ये इंटरजेक्शन का काम कर रहा है और हमारे अंदर की जो किसी की प्रेज यानी कि किसी की प्रशंसा करने की भावना होती है उसको दर्शा रहा है। ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं दोस्तों, ओह, वाओ, आउच, ये जो ऐसे वर्ड होते हैं जो अचानक से हमारे ज़बान पर आ जाते हैं, ये ही इंटरजेक्शन कहलाते हैं और ये हमारे अंदर की सडन फीलिंग यानी अचानक से उत्पन्न हुई भावना को दर्शाते हैं। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंटरजेक्शन किसे कहते हैं। हाय फ्रेंड्स, अब हम जिस पार्ट ऑफ स्पीच की बात करने जा रहे हैं वो है डिटरमिनर। चलिए देखते हैं व्हाट इज ए डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या होता है? ए डिटरमिनर इज ए वर्ड विच डिटरमाइन और लिमिट द मीनिंग ऑफ द नाउन्स दैट फॉलो। दोस्तों, एक डिटरमिनर एक वर्ड होता है जो अपने बाद आने वाली नाउन को इंट्रोड्यूस करवाता है, उनकी पहचान करवाता है और उन नाउन के मीनिंग को डिटरमाइन और लिमिट करता है, यानी उनके अर्थ को निश्चित और निर्धारित करता है। अब डिटरमिनर ये कैसे करता है? तो दोस्तों, डिटरमिनर अपने बाद आने वाली नाउन के बारे में ये बताता है कि जो नाउन उसके बाद आई है वो सामान्य है या खास है, मतलब उसका यूज जो हमने वाक्य में किया है वो जनरल सेंस में किया है या स्पेसिफिक सेंस में किया है। वो अपने बाद आने वाली नाउन के क्वांटिटी यानी कि मात्रा के बारे में बताता है, अपने बाद आने वाली नाउन की संख्या के बारे में बताता है, नंबर्स। वो अपने बाद आने वाली नाउन के लोकेशन के बारे में बताता है, स्थान। यहाँ हमारे नाउन्स के बारे में तो हम जानते ही हैं कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और थिंग। ये नाउन जो होती है वो किसी प्लेस, पर्सन और थिंग की पहचान उसके नाम से करवाती है। अभी तक हमने जितनी बातें डिटरमिनर के बारे में डिस्कस की हैं उन्हीं बातों को अब हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। एग्जाम्पल्स के लिए हमने यहाँ कुछ वाक्यों को लिया है। हमारा पहला वाक्य है गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, कि सोना एक कीमती धातु है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो गोल्ड नाउन हमने यूज की है वो जनरल सेंस में की है कि दुनिया में जितना भी सोना होता है वो कीमती ही होता है। तो यहाँ पर किसी हमने खास प्रकार के सोने की बात नहीं की। यहाँ पर हमने जिस सोने की बात की है वो सामान्य तौर पे की है कि दुनिया में जितना सोना होता वो कीमती ही होता है। दूसरा हमारे वाक्य द गोल्ड माइंड हियर इज ऑफ पुअर क्वालिटी, कि यहाँ से जो सोना निकाला गया है वो उसकी क्वालिटी खराब है, पुअर क्वालिटी का है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने गोल्ड जो नाउन है उसके बाद डिटरमिनर द का यूज किया है। और दोस्तों, इस प्रकार से अब यह है जो गोल्ड नाउन है जनरल सेंस में यूज नहीं हुई, स्पेसिफिक सेंस में यूज हुई है।
यहाँ पर हम उस सोने की बात कर रहे हैं जो यहाँ से निकाला गया है और उसकी क्वालिटी पुअर है। अब हम दुनिया भर के सोने की बात नहीं कर रहे। तो दोस्तों, हमारे पहले वाक्य में जो गोल्ड वर्ड है वो सामान्य मतलब जनरल सेंस में यूज हुआ है, और दूसरे वाक्य में जो हमने द गोल्ड वर्ड यूज किया है, यानी गोल्ड नाउन से पहले हमने डिटरमिनर द यूज किया है, उसने इस नाउन को स्पेसिफिक बना दिया है कि हम एक खास प्रकार के सोने की बात कर रहे हैं जो यहाँ से निकाला गया है और उसकी क्वालिटी पुअर है। तो दोस्तों, हमने देखा कि डिटरमिनर अपने बाद आने वाले नाउन के मीनिंग को निर्धारित करते हैं। वो ये बताते हैं कि उस नाउन का जो यूज है वो जनरल सेंस में हुआ है या स्पेसिफिक सेंस में हुआ है। इसी तरह हमारा तीसरा वाक्य है ए बुक इज़ माइन, कि एक किताब मेरी है। तो दोस्तों, मान लो आपके सामने बहुत सी किताबें रखी हुई हैं। आपको ये तो पता है कि उनमें से कोई एक किताब आपकी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उनमें से कौन सी किताब आपकी है। तो आप कहते हो ए बुक इज़ माइन, वे एक किताब तो मेरी है। तो यहाँ पर जो बुक वर्ड है, जो बुक है, वो आइडेंटिफाई नहीं है, हम उसको पहचान नहीं सकते। ये हमें कैसे पता चलता है? उसके लिए हमने डिटरमिनर ए यूज किया है। तो ए जो होता है यहाँ, वो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। द आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है। द उस नाउन की बात करता है जिसको आप पहचानते हैं, लेकिन ए एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है और वो ऐसी नाउन की बात करता है जो इनडेफिनेट है और जिसे आप पहचानते नहीं हैं। दोस्तों, आर्टिकल्स ही भी डिटरमिनर ही होते हैं। तो चलिए वापस हम अपने वाक्य पे आते हैं। ए बुक इज़ माइन, कि एक किताब मेरी है। यहाँ पर जो बुक है वो आइडेंटिफाइड नहीं है, लेकिन मान लो अगर आपको ये पता हो कि जो सामने बुक रखी हुई है उनमें से कौन सी आपकी है, तो आप उसकी तरफ इशारा करके कहोगे कि यह बुक यानी यह किताब मेरी है। आप उसकी लोकेशन बता सकते हैं। तो उसके लिए हम वाक्य लिखेंगे दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। तो यहाँ पर जो दिस डिटरमिनर आया है उसने बुक के लोकेशन को निर्धारित कर दिया है, निश्चित कर दिया है कि बुक कौन सी बुक आपकी है और वो कहाँ पर है। आप उसकी तरफ इशारा करके बता सकते हो कि दिस बुक इज़ माइन। इसी तरह जो डिटरमिनर होते हैं वो दो नाउन के बीच में बिलोंगिंगनेस, अधिकार को भी दर्शाते हैं कि जो नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो किसकी है, किस व्यक्ति की है। जैसे कि माई कार इज़ बिग एंड ब्यूटीफुल। हमारे पांचवें वाक्य में हमने लिखा है माई कार इज़ बिग एंड ब्यूटीफुल, भाई मेरी कार बड़ी है और सुंदर है। तो यहाँ पर कार है, नाउन है, और उससे पहले डिटरमिनर आया है माई। तो दोस्तों, यहाँ पर माई डिटरमिनर जो है बिलोंगिंगनेस यानी मतलब अधिकार को दर्शा रहा है। पोसेसिव डिटरमिनर है ये पोसेसिव डिटरमिनर होते हैं, और ये दो नाउन के बीच में या दो चीज़ों के बीच में अधिकार बताते हैं कि वो किससे जुड़ी हुई है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है माई कार इज़ बिग एंड ब्यूटीफुल, कि मेरी कार बड़ी और सुंदर है। इसी और की कार के बारे में बात नहीं हो रही, मेरी कार के बारे में बात हो रही है। इसी तरह हमारे छठे वाक्य में हर मदर इज ए टीचर, कि उसकी माता एक अध्यापक है। यहाँ पर ये तो यहाँ पर हर, ये भी एक पोसेसिव डिटरमिनर है हर। अब मदर नाउन को ये इंट्रोड्यूस कर रहा है और ये बता रहा है कि भी किसकी माता एक टीचर है।
इसी तरह दोस्तों हमने अभी जिक्र किया था कि डिटरमिनर अपने बाद आने वाले नाउन की क्वांटिटी भी बताते हैं, मात्रा भी बताते हैं। जैसे कि हमारे 7वें वाक्य में हमने लिखा है आई हैव ए लिटिल मिल्क, कि मेरे पास थोड़ा दूध है। तो ए लिटिल ये आपका डिटरमिनर है और अपने बाद आने वाली नाउन मिल्क के क्वांटिटी को बता रहा है कि दूध तो है पर कितना, ए लिटिल, थोड़ा सा। इसी तरह हमारा 8वां वाक्य है आई हैव मच टाइम, कि मेरे पास बहुत समय है। तो यहाँ पर मच आपका डिटरमिनर है और ये अपने बाद आने वाली नाउन के क्वांटिटी के बारे में बता रहा है कि आपके पास कितना टाइम है। इसी तरह हमने अभी डिस्कस किया था कि डिटरमिनर अपने बाद आने वाले नाउन की संख्या को भी बताते हैं। जैसे कि हमने अपना 9वां वाक्य लिखा है आई हैव 2 पेन्स, कि मेरे पास 2 पेन हैं। तो यहाँ पर 2 डिटरमिनर है और ये अपने बाद आने वाली नाउन पेन्स, कलम, उनकी संख्या के बारे में बता रहा है। इसी तरह हमारे 10वें और लास्ट वाक्य में हमने लिखा है शी गोट फर्स्ट पोजीशन, कि उसको पहला स्थान मिला। तो यहाँ पर फर्स्ट डिटरमिनर है और ये अपने बाद आने वाली नाउन पोजीशन की पोजीशन ही बता रहा है कि हम कौन सी पोजीशन की बात करें, कौन से स्थान की बात कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की। तो दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि डिटरमिनर क्या होते हैं। डिटरमिनर वो वर्ड होते हैं जो अपने बाद आने वाले नाउन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनके मीनिंग को डिटरमाइन और लिमिट यानी निश्चित और निर्धारित करते हैं। वो अपने बाद आने वाले नाउन के बारे में ये बताते हैं कि जो नाउन उनके बाद में आई है वो जनरल सेंस में यूज हुई है या स्पेसिफिक सेंस में यूज हुई है, मतलब सामान्य तौर पे यूज हुई है या वो कोई खास नाउन है। वो अपने बाद आने वाले नाउन की मात्रा को, क्वांटिटी को, नंबर को यानी कि संख्या को निर्धारित करते हैं। वो अपने बाद आने वाले नाउन के लोकेशन को बताते हैं और अपने बाद आने वाले नाउन की बिलोंगिंगनेस, मतलब अपने उनके बाद जो नाउन आ रही है उस पर अधिकार किसका है, ये सब डिटरमिनर बताते हैं। और दोस्तों ये हमेशा याद रखना कि डिटरमिनर के बाद आने वाला वर्ड नाउन ही होता है। चलिए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि डिटरमिनर किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच की, जो कि है पार्टिकल। व्हाट इज ए पार्टिकल? A particle is a word that has a grammatical function but does not fit into the main parts of speech. दोस्तों, पार्टिकल एक ऐसा वर्ड होता है जिसका अपना ग्रामेटिकल फंक्शन होता है, परंतु वो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं होता। यहाँ मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच से मेरा मतलब है कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने पार्टिकल को छोड़ के पढ़े हैं, वो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन से लेके डिटरमिनर तक। हमने पढ़ा है कि अंग्रेजी में 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर, लेकिन हम 2 और मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ऐड कर देते हैं, जो कि है डिटरमिनर और पार्टिकल। तो दोस्तों, पार्टिकल जो है वो वर्ड होते हैं जो कि पार्टिकल से पहले पढ़े गए 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं होते, नाउन से लेके डिटरमिनर तक। तो दोस्तों चलिए हम एग्जाम्पल्स के द्वारा देखते हैं कि एक्चुअल में पार्टिकल क्या होते हैं। He went to school yesterday, कि वह कल स्कूल गया था। तो दोस्तों यहाँ पर टू जो आया है उसके बाद एक नाउन आई है स्कूल, जो कि इस टू का ऑब्जेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि
कि नाउन यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है। लेकिन दोस्तों अगर हम अपने दूसरे वाक्य को देखें, ही वेंट टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स येस्टरडे, कि कल वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। तो यहाँ पर टू के बाद एक वर्ब आई है प्ले, तो इसका मतलब ये हुआ कि टू यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं है। दोस्तों हमने पढ़ा है कि प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो अपने बाद एक नाउन या प्रोनाउन को लेके चलता है और वो नाउन और प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होती है। तो पहले वाक्य में तो हम देख सकते हैं कि टू के बाद एक नाउन आई है स्कूल, जो कि टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम दूसरे वाक्य में देखें तो टू के बाद में एक वर्ब आई है प्ले। इसका मतलब ये हुआ कि ये टू प्रीपोजिशन नहीं है। तो फिर ये टू क्या है? दोस्तों जिन दोस्तों को इंग्लिश ग्रामर की अच्छी नॉलेज है तो उनको पता होगा कि अगर इंग्लिश के किसी वाक्य में हमारे पास टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कॉम्बिनेशन आता है तो वो एक इन्फिनेटिव कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर टू प्ले एक इन्फिनेटिव है और इस इन्फिनेटिव टू प्ले में प्ले तो एक वर्ब है, लेकिन टू क्या है? टू क्या है? टू प्रीपोजिशन तो नहीं है और टू को हम अपने बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा भी नहीं मान सकते। ना उसको वर्ब कह सकते, ना उसको प्रोनाउन कर सकते, ना उसको एडजेक्टिव या एडवर्ब कह सकते, या ना इंटरजेक्शन कह सकते। तो फिर टू क्या है? तो सर दोस्तों टू यहाँ पे एक पार्टिकल है, क्योंकि ऐसे वर्ड जो हमारे मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पार्टिकल को छोड़ के हमने पढ़े हैं उनका हिस्सा ना हो तो वो पार्टिकल ही होते हैं। तो टू यहाँ पे पार्टिकल है। चलिए दोस्तों अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। शी लुक्ड अप, उसने ऊपर की तरफ देखा। तो दोस्तों यहाँ पर लुक्ड वर्ब है देखना और उसके साथ एक एडवर्ब आया है अप, इसका अर्थ है ऊपर। तो लुक्ड अप मतलब ऊपर की तरफ देखना। ये अप एक एडवर्ब है जो लुक वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। शी लुक्ड, उसने देखा अप, ऊपर की ओर। अब हम अपना अगला वाक्य देखते हैं। शी गेव अप द स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग छोड़ दी, उसने धूम्रपान त्याग दिया। अगर हम अप को एडवर्ब मान के चले तो अप का मतलब होगा ऊपर। तो शी गेव अप द स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग ऊपर की तरफ दी। क्या ऐसा कोई मीनिंग निकल सकता है कि शी गेव अप द स्मोकिंग कि उसने स्मोकिंग ऊपर की तरफ दी? नहीं दोस्तों, यहाँ पर गेव अप का अपना एक अलग मीनिंग है जो कि है त्यागना। और ऐसे वर्ड फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। दोस्तों फ्रेजल वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और वर्ब प्लस एडवर्ब की कॉम्बिनेशन से बनती हैं और इनका अपना अलग मीनिंग होता है, एक नया मीनिंग होता है। जो प्रीपोजिशन और वर्ब एक फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए यूज होती हैं वो अलग अलग कुछ और अर्थ देती हैं, लेकिन जब वो एक फ्रेजल वर्ब बनाकर सामने आती हैं, एक फ्रेजल वर्ब बनाती हैं तो उसका कुछ अलग अर्थ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर गेव अप का मतलब त्यागना है
और ये एक फ्रेजल वर्ब है। और इस फ्रेजल वर्ब में गेव तो एक वर्ब है, अब क्या है? अब को हम एडवर्ब तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि इसका मीनिंग तो कुछ और ही निकल रहा है। अगर इसका मीनिंग एडवर्ब हो, अगर हम इसको एडवर्ब माने तो इसका मीनिंग होगा ऊपर, लेकिन गेव अप का मीनिंग त्यागना है, तो इसमें अप का मीनिंग तो ऊपर है ही नहीं, तो फिर इस अप को हम क्या माने? तो दोस्तों इस फ्रेजल वर्ब में ये अप एक पार्टिकल है, क्योंकि हम इसको अपने मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पार्टिकल को छोड़ के बच जाते हैं, उनमें नहीं रख सकते। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि पार्टिकल क्या होता है। पार्टिकल वो वर्ड होते हैं जिनका अपना ग्रामेटिकल फंक्शन होता है, लेकिन वो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि नाउन से लेकर डिटरमिनर तक जो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पार्टिकल को छोड़ के पढ़े हैं, उनका हिस्सा ना हो। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से। चलिए देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है द पार्ट्स ऑफ स्पीच इंडिकेट हाउ द वर्ड्स फंक्शन इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंसेस। किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें यह बताता है कि कोई वर्ड किसी सेंटेंस में क्या मीनिंग रखेगा, यानी उसका क्या अर्थ होगा, और सेंटेंस में उसका क्या ग्रामेटिकली फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आई ड्रिंक वाटर, कि मैं पानी पीता हूँ, तो वाटर यहाँ पर नाउन है और यह सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ दे वाटर द प्लांट्स, कि वो पौधों को पानी देते हैं, दे वाटर द प्लांट्स, तो यहाँ पर वाटर एक वर्ब है और एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर वाटर का अर्थ है पानी देना। देखिए दोस्तों, जब हमने पहले सेंटेंस में आई ड्रिंक वाटर में वाटर वर्ड का यूज किया था, तो वहाँ उसका अर्थ था सिर्फ पानी, और वो नाउन के रूप में कार्य कर रहा था, और उसका फंक्शन था वर्ब का ऑब्जेक्ट होना। जबकि दूसरे वाक्य में दे वाटर द प्लांट्स, कि उन्होंने पौधों को पानी दिया, तो यहाँ पर वाटर एक वर्ब की तरह यूज हुआ है, और इसका अर्थ है एक्शन को रिप्रेजेंट करना, क्रिया को दर्शाना कि कोई कार्य हो रहा है। और यहाँ पर वाटर का अर्थ होगा पानी देना, ना कि सिर्फ पानी। चलिए, आपको समझ में आया होगा कि कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस में किसी वर्ड के मीनिंग और उसके ग्रामेटिकल यूज को दर्शाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर रिलेटिव टर्म्स बट नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स फॉर वर्ड्स। Part of speech of a word changes according to its function in a sentence. दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो किसी वर्ड की रिलेटिव टर्म होते हैं, उसकी एब्सोल्यूट टर्म नहीं होते। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं किसी वर्ड के, वो
बदलते रहते हैं सेंटेंसेस में वर्ड के फंक्शन के अकॉर्डिंग, कि कोई वर्ड सेंटेंस में क्या फंक्शन निभा रहा है। यहाँ से हमारा कहने का अर्थ है कि मान लो हमारे पास कोई वर्ड है BAT बैट, बैट मैंने बल्ला, BAT बैट मैंने चमगादड़ भी होता है, तो हम BAT बैट मैंने बल्ले यानी क्रिकेट के बल्ले को लेके चलेंगे, BAT बैट। तो दोस्तों BAT बैट देखें तो एक नाउन है, आई हैव ए बैट, मेरे पास एक बल्ला है, लेकिन BAT बैट हमेशा नाउन ही रहेगा, मतलब इसका पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा नाउन ही रहेगा, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट टर्म नहीं है कि हमने बोल दिया भाई BAT बैट नाउन है तो नाउन ही रहेगा, आप इसको कभी भी कहीं भी किसी सेंटेंस में यूज कर लो, ऐसा नहीं होता। अगर हम ये कहें हु बैटेड फर्स्ट, भाई किसने पहले बल्लेबाजी की, तो हु बैटेड फर्स्ट, यहाँ पर बैटेड जो है वो बैट की पास्ट फॉर्म है, और यहाँ पर बैट वर्ब की तरह यूज हुआ है। यहाँ पर अब बैट नाउन नहीं है, यहाँ पर बैट अब वर्ब है, और यहाँ पर बैट का अर्थ बल्ला नहीं होगा, यहाँ पर बैट का अर्थ होगा बल्लेबाजी करना। अगर आप BAT बैट को सेंटेंस में नाउन की तरह यूज करोगे तो बैट का अर्थ हो सकता है बल्ला, लेकिन अगर उसी वर्ड BAT बैट को आप वर्ब की तरह यूज करोगे तो बैट का अर्थ होगा बल्लेबाजी करना। यानी कि यहाँ से हमें पता चलता है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं किसी वर्ड्स के, वो बदलते रहते हैं सेंटेंसेस में उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, और पार्ट्स ऑफ स्पीच एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये रिलेटिव टर्म है, यह बदलती रहती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। इफ पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ए वर्ड इज नोन इन ए सेंटेंस, इट्स डिफरेंट फॉर्म्स एंड फंक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड इजली एंड वाइस वर्सा। दोस्तों अगर हमें यह पता है कि किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जब वो वर्ड सेंटेंस में प्रयोग किया जा रहा है, तब हम उसकी डिफरेंट फॉर्म्स को आसानी से आइडेंटिफाइड मतलब पहचान सकते हैं। और अगर आपको यह पता है कि किसी वर्ड की डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं जब वो सेंटेंस में यूज किया जा रहा है, तो हम उसके पार्ट ऑफ स्पीच को पहचान सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपको यह पता है कि BAT बैट जो है वो किसी सेंटेंस में नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, तो आप उसकी डिफरेंट फॉर्म्स का पता लगा सकते हैं। जैसे BAT बैट अगर नाउन है तो उसका नंबर चेंज हो जाएगा, मतलब BAT बैट की जगह बैट्स हो जाएगा, मतलब एक बल्ला तो बल्ले हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है नाउन के साथ हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं, नाउन के साथ हम डिटरमिनर्स लगा सकते हैं, तो यह हमें पता चल जाएगा कि हम कह सकते हैं ए बैट, द बैट, ये भी कह सकते हैं ए ब्यूटीफुल बैट। इसी तरह अगर हमें यह पता है कि BAT बैट सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज हो रहा है, यानी कि जो वो कार्य कर रहा है, जो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी सेंटेंस में है वो वर्ब का है, तो हम उसकी डिफरेंट फॉर्म्स का पता लगा सकते हैं। तो उसकी
हमें पता है कि फर्स्ट फॉर्म तो बैट की BAT बैट ही रहेगी, सेकंड फॉर्म बैटेड, थर्ड फॉर्म बैटेड और फोर्थ फॉर्म जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है वो बैटिंग हो जाएगी। अगर सेंटेंस में यूज करते हुए बैट एज ए वर्ब का जब हम सेंटेंस में यूज करेंगे, तब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन है तो बैट्स हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों, अगर हमें किसी वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच का पता है तो हम उसकी डिफरेंट फॉर्म्स का पता लगा सकते हैं। अगर इसका उल्टा भी हो, अगर हमें किसी वर्ड की डिफरेंट फॉर्म्स का पता हो तो हम उसके पार्ट ऑफ स्पीच का पता आसानी से लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, और आगे हम इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। अगर आपने इस लेक्चर से कुछ सीखा है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी, दूसरे दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त शक्ति सिंह और यू आर ऑलवेज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक क्लासरूम।